प्रेम भैया करे श्री गणेश। यस स्टार्ट। तो यही तो हो रहा है मैडम, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये दुश्मन है मुसलमानों के। एक आखिरी वक्फ बोर्ड सवाल को बचाना नहीं चाह रहे, वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाह रहे हैं। साहब थे तमिलनाडु में, वो शादी के लिए जमीन बेचने गए, बोला गया कि आप पहले वक्फ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आइए। अब ऐसे लोग क्या करें, कहां जाएं? आपको सब का सब वही लग रहा है, लेकिन ऐसे मामले हैं इस देश में और ये केसेस चल रहे हैं मिस्टर ओवैसी। मैडम मैं वही तो आपको और आपके देखने वालों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उस गांव की जमीन को सर्वे कमिश्नर प्रदेश सरकार का है, उसने सर्वे किया और कहा कि ये वक्फ की जायदाद है। 1 साल का ऑब्जेक्शन टाइम लिमिट मुसलमानों को दिया गया, नॉन मुस्लिम्स को टाइम लिमिट नहीं है। वहां भाई अगर आरएसएस को तकलीफ है इससे तो मुझे क्या करना है ना, जब कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है वो कहते जाएं, अलग बात है, पर कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है तो कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है चलेगा। वक्फ की जमीन जो है मैडम वो पब्लिक की, वो प्राइवेट जमीन है, गवर्नमेंट की जमीन नहीं है। मुसलमानों ने उसको अपने पैसों से एक्वायर करके वक्फ के हवाले की है, गवर्नमेंट से कब्जा करके नहीं लिए मुसलमानों ने। अरे हाँ भाई हाँ, सरकार सिर्फ ये कह रही है कि हम इसमें ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी जो वर्ग हैं उनको शामिल किया जाएगी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, मुस्लिम बुद्धिजीवी होंगे, महिलाएं हैं, शिया बोहरा जैसे समूह लंबे समय से कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे थे, सबको शामिल किया जा रहा है। इसमें क्या आपत्ति है आपको? है कि ना महिलाओं के मुद्दे पर ना इस देश के ज्वलंत मुद्दों पर आपका मुंह खुलता है, बस सिर्फ और सिर्फ माला फेरनी है। नहीं बिल्कुल नहीं है। मैंने तो कहा ना कि बिल्किस बानो को और जकिया जाफरी को मेंबर बनाइए, बनाइए ना। क्या पहले मुस्लिम महिला मेंबर नहीं बन रही थी? कौन ये कितना झूठ बोलेंगे ये लोग, क्यों झूठ बोलते हैं इतना? आप एक मुसलमान को टिकट नहीं देते, एक को दिए, जमानत नहीं बचा पाया मल्लापुरम में। प्रधानमंत्री हमारी महिलाओं को बोलते हैं कि बच्चा पैदा करने वाली मशीनें हैं। प्रधानमंत्री हमारी महिलाओं को कहते हैं कि हमारे हिंदू बहनों के गले से छीना हुआ मंगलसूत्र उनको दिया जाएगा। आज आप मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत की बात कर रहे हैं। सुनिए ना वैसी साहब, जीत हार ही तय होगा तो आप भी तो 2 से 1 हो गए, नहीं मोहब्बत तो आपसे भी अधूरी रह गई। अच्छा नहीं मैडम देखिए, मेरा मामला छोड़ दीजिए, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल रियलिटी की बात कर रहा हूं। अब ये सरकार कह रही है ना, ये सरकार कह रही है आगा खानी का वक्फ बनाएंगे। मैं आपके जरिए से किरण रिजिजू और नरेंद्र मोदी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो मैं मेरे प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहा हूं, मुंबई में आगा खानियों का जो यतीम बच्चों का यतीम खाना था, जिसको एक बहुत बड़े आदमी ने 25 करोड़ देकर खरीद लिया और एक आलीशान बिल्डिंग बना दी, प्रधानमंत्री उनके साथ उनके घर को चले जाते, क्यों गए प्रधानमंत्री? फिर घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। आगा खानियों का यतीम खाने की 20 कहां गई, वो यतीम खाना कहां गया बताइए। और एक मैडम और एक बात समझिए, सेक्शन 52 में, अभी मौजूदा सेक्शन 52 में यह था कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचेगा रिगरस इंप्रिजनमेंट मिलेगा उसको। मोदी जी क्या करते हैं? सिंपल इंप्रिजनमेंट मिलेगा। ये करेंगे आप? ये करना चाहेंगे आप? किसको आंखों में धूल झोंक रहे हैं? क्या आपको क्या दिख रहा है, क्या करना चाह रही है सरकार? मतलब आप तो हमेशा कह रहे हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ है, मुस्लिमों के खिलाफ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इसमें समानता लाने की, ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहते हैं कि वो बेच देंगे, ये कर देंगे, सारी जमीन हड़प लेंगे। क्या कर लेगी सरकार, क्या करेगी? आवर एम्बिशन, ग्रैंड एम्बिशन। मैडम देखिए, सरकार का एजेंडा हिंदुत्व आइडियोलॉजी का एजेंडा है। ये बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार नहीं है। सरकार अभी भी इस घुमंड में है कि हम 300 आए, वो इस बात को नहीं मान रहे हैं। इसीलिए महाराष्ट्र का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, तो सरकार ये अपने हिंदुत्व के वोट बेस को एक मैसेज देना चाह रही है। मुझे यकीन है कि वो उनका मैसेजिंग नाकाम साबित होगा। आप बताइए मैडम, वक्फ बाय यूजर छीन लेंगे आप कहेंगे कि हिंदू वक्फ नहीं कर सकता मगर एक हिंदू मेंबर बन सकता है।
आप कहेंगे कि मुसलमान 5 साल जो होगा उसी को वक्फ बोर्ड किया जाएगा। आप तो वक्फ बोर्ड के 40 अमेंडमेंट्स को तो वक्फ बोर्ड सिर्फ पेपर पे रहेगा। लिमिटेशन पीरियड आप निकाल दिए, यानी जो कब्जा करके बैठा है उसको आप रिवॉर्ड करना चाहते हैं लिमिटेशन पीरियड निकालकर। मुसलमानों के दुश्मन है, लेकिन मुसलमानों के आशिक अब कई हो गए हैं। 2024 के 4 जून के नतीजों ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि विपक्ष अब सॉफ्ट हिंदुत्व या बीजेपी की लाइन पर नहीं, क्योंकि फैजाबाद की सीट बीजेपी हारी, उसके बाद से उनको समझ में आ गया है कि हमें अब मुसलमानों को अपनी तरफ करना है। और इसीलिए चाहे अखिलेश यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो, सब खुलकर ऐसे मुद्दों पर मुसलमानों के साथ देश में खड़े दिखाई दे रहे हैं। जो आप पहले शिकायत करते थे कि देखिए बीजेपी के डर से अब वो भी उधर ही भाग रहे हैं। महाराष्ट्र में एक न्यू एनर्जी मॉडल निकला है, वो है खो के दो धोके लो मॉडल। अब ओवैसी साहब का क्या होगा? इतने आशिकों में आप खो तो नहीं जाएंगे और भी? अरे मैडम एक दीवाना बोलने वाला है तो सबको बोलना पड़ रहा ना, सबको बोलना पड़ रहा है, सबको खुल के बोलना पड़ रहा है। मगर एक इंटरेस्टिंग बात जो अंजना ओम कश्यप ने नहीं उठाई अपने प्रोग्राम में, इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? आपको इंडिया अलायंस से पूछना चाहिए कि उद्धव ठाकरे के पूरे एमपीज भाग गए आज पार्लियामेंट से। जब इस पर डिबेट हो रही थी कोई नजर नहीं आया, पूरे के पूरे भाग गए। क्यों भागे भाई? इनको तो बोलना चाहिए था ना। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हमने अपना हिंदुत्व मुसलमानों को बोल दिया। अरे तुम्हारा कौन सा हिंदुत्व है? तुम तो इस बिल पे बोलते ही नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है इससे बताओ? पूरा उद्धव ठाकरे की शिवसेना भाग गए पूरा पार्लियामेंट से, कोई नजर नहीं आया, कोई भाषण भी नहीं दिए। जाकर आराम से बैठ गए, कैंटीन में बैठकर इडली डोसा वड़ा खा रहे थे, चना भटूरे। क्या हो रहा है ये? कहां चलेगा सर ये सब? यूपी के अलीगढ़ में जाकर आप ये क्या बताएंगे कि उद्धव ठाकरे छोले भटूरे खा रहे थे, चले गए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? वहां पर तो जनता यही देखेगी कि कौन बीजेपी को पीछे कर सकता है। सही नहीं कह रही हूं? वो देख। मैडम जब तारीख लिखी जाएगी ना तो पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ के कानून के खिलाफ सेक्शन 72 के तहत नोटिस दी और हमने कॉन्स्टिट्यूशन और इस बिल को सामने रखकर सरकार को एक्सपोज किया। अब अरे हाँ भाई हाँ, जो दूसरी बातें होती रहेंगी, मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उसको निभाऊंगा। इलेक्शन नहीं जीता, मैं फिर से कह रहा हूं कल जीतूंगा, मगर कम से कम तारीख में तो कोई नहीं लिखेगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम समाज और दलित समाज के बारे में गद्दारी की या धोखा दिया। मैं जो दिल में है, जो जबान पे है, उसको सीधा सीधा कहता हूं और संविधान के दायरे में रहकर कहता हूं। तो मुझे इसकी फिक्र नहीं है। आज नहीं जीता कल जीतूंगा। मैडम ये देखिए, जीत जो है ना बड़ी सब्जेक्टिव होती है। अब फलस्तीन में 40,000 लोग मर गए मगर वो कामयाब है मेरी नजर में। तो ये हर एक का अलग अलग होता है सोच। तो ये फंस गया सीएम, इसमें कोई फिक्र की बात नहीं है। सर एक आखिरी सवाल अपने आप को पूछने से रोक नहीं पा रही हूँ, आखिरी रहेगा, ये पक्का आखिरी रहेगा। एक मुराद मेरी भी है कि कभी आप जरूर पूछिए। एक मुराद मेरी भी है कि क्या इस जीवन में कभी मैं ओवैसी साहब की जुबान से हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर सुनूंगी। फिलिस्तीन तो कई बार सुना, देश की चर्चा कई बार सुनी, बांग्लादेश पड़ोसी देश जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कभी आपकी जुबान पर हिंदुओं के लिए ओह गॉड कुछ बोल निकलेंगे? मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे ट्विटर टाइमलाइन पर जाइए। मैंने क्या ट्वीट किया मैं आपको, प्लीज मुझे इजाजत दीजिए। आपने बड़ी मेहरबानी की मुझसे सवाल करके। मैंने क्या कहा ये सुन लीजिए आप। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा? मैंने तो खुलकर कहा कि द रिपोर्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज बीइंग अटैक्ड इन बांग्लादेश आर कंसर्निंग। The government and authorities of Bangladesh have a duty under international law to protect the life, limb and property of minorities. There are also reports that many from the country's majority community are protecting the homes and place of worship of minority communities. This should be the norm. मैंने कहा है मैडम, ये अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मेरे इंटरव्यू में नहीं बोलते हैं ना, मेरे इंटरव्यू में फिलिस्तीन करते रहते हैं आप, यही दिक्कत है। अरे आपने पूछा तो बांग्लादेश के बारे में हमने कह दिया। हमने कहा कि कामयाबी क्या है? कामयाबी यह है कि इंसान फना हो जाए तो मेरी नजर में वो कामयाबी है।